देखिए आप लोगों ने 9 संवत्सर वाला पाठ पूरा पढ़ लिया है ना। 9 संवत्सर में क्या है? नए वर्ष के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ये पाठ शुरू होता है कहाँ से? गुड़ी पड़वा के पर्व से। तो आपको गुड़ी पड़वा का उसमें अर्थ बताया गया कि गुड़ी क्या है और उसमें पड़वा क्या है। ठीक है, जब पड़वा शब्द आया तो पड़वा का अर्थ क्या है? प्रतिपदा। प्रतिपदा यानी हमारे यहाँ भारतीय महीनों में चंद्रमास होते हैं। चंद्रमास 2 पक्षों में बटा हुआ है, यानी 15-15 दिन की तिथियां होती हैं और हर 15वें दिन एक विशेष तिथि आती है। तो एक आती है अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा, है ना। तो जो पक्ष अमावस्या से समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जो अमावस्या से समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ये अमावस्या से समाप्त होने वाले पक्ष को अमांत कहा जाता है और फिर पूर्णिमांत किसे कहेंगे? जो पूर्णिमा से जिसका अंत पूर्णिमांत अंत आ रहा है ना, अंत शब्द, तो जिस पक्ष का अंत पूर्णिमा से होगा वो पूर्णिमांत कहलाता है ना। तो ये 15 तिथियां बटी हुई हैं जो प्रतिपदा से। जैसे पूर्णिमा के बाद फिर क्या आएगी? प्रतिपदा, उसी को कहते हैं पड़वा। अमावस्या के बाद भी आएगी प्रतिपदा, उसी को कहते हैं पड़वा। तो ये प्रतिपदा से हमारा जो पाठ क्या है? ये जुड़ता है चंद्रमास से। ठीक है, जब मास की बात आई मतलब महीना, तो हमारे भारत में कितने महीने होते हैं? 12। और बाकी दुनिया में 12। लेकिन अंग्रेजी महीने अलग हैं और भारतीय महीने अलग हैं। तो भारतीय महीनों की बात चंद्रमासों से शुरू होती है। ठीक है, तो साथ में अब महीने के साथ वर्ष भी आ गया। तो वर्ष हमारे यहाँ 2 तरह के हैं, एक तो चंद्र वर्ष है, एक सौर वर्ष है। ठीक है, हमारे महीनों की गणना किससे हो रही है? चंद्रमा के हिसाब से। ठीक है, तो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में हमने क्या देखा कि सौर वर्ष में जो वर्ष होता है ये 365 दिन और 6 घंटे, यानी 365 सही 1/4 दिन का होता है क्या? सौर वर्ष। सौर वर्ष का मतलब होता है कि सूर्य की गति के अनुसार वर्ष का निर्धारण, है ना। फिर होता है चंद्र वर्ष। तो चंद्र वर्ष में हमने क्या देखा है? जो चंद्र वर्ष होता है कितने घंटे का है? ये 354 दिन, है ना, और 8 घंटे करीब होता है। ठीक है, तो अब ये 2 तरह के महीने कैसे चलेंगे? हम अपने भारतीय महीनों को छोड़ भी नहीं सकते और अंग्रेजी महीना को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही चल रहे हैं। तो दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए क्या करते हैं? ये जो 54 दिन और 65 दिन का अंतर है ना, 11 दिन का, ये 32 या 33 चंद्रमास के बाद एक माह भारतीय महीने में बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम ये 10-10, 12-12 दिन हर महीने छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये 32 या 33 सौर मास से चंद्रमास के बाद एक माह पूरा का पूरा बढ़ जाता है। और इस बढ़े हुए मास को अधिक हो गया है ना, ये माह अधिक हुआ कि नहीं, तो इसको अधिक मास भी कहते हैं। ठीक है, इसको मल मास भी कहते हैं और मल मैल को भी कहते हैं, हमारे शरीर से जो निकलता है। ठीक है, यानी जो कुछ बचा हुआ है, तो ये दिन भी उसी तरह वर्ष से बचे हुए दिन हैं, है ना। तो इसको मल मास का नाम दे दिया गया। इसका एक मास नाम और है, इसको लौंद मास भी कहते हैं, यानी लौंद का महीना भी कहते हैं। इस तरह जिस वर्ष अधिक मास या मल मास होता है, उस वर्ष जो चंद्र वर्ष है, ये चंद्र वर्ष उस वर्ष
13 महीने का हो जाता है। किस महीने का? वैसे एक वर्ष में कितने माह होते हैं? एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। लेकिन जब ये मलमास होता है तब कितने माह बढ़ जाते हैं? 13 माह हो जाते हैं। हमने पाठ में ये पढ़ा। साथ में एक शब्द, जब ये वर्ष आ गया, क्या आ गया? वर्ष आया, तो वर्ष को क्या कहते हैं? वर्ष का एक नाम संवत, इसको संवत भी कहते हैं या संवत्सर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का महत्व पढ़ा था। गुड़ी पड़वा कब से आता है? गुड़ी पड़वा से हमारे देश का क्या शुरू होता है? नया वर्ष शुरू होता है। और इस नए वर्ष को लेकर हमारे यहाँ कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, कई चीज जुड़ी हैं। जैसे एक तो ये है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। ठीक है। दूसरी ये, इस दिन भगवान जूएलाल का भी जन्म हुआ था, उनकी जयंती मनाते हैं। और एक कथा और क्या है, इसी दिन भगवान राम ने किष्किंधा के राजा वध किया था और उसके स्वेच्छाचारी राज्य से उन लोगों को मुक्ति दिलाई थी, है ना। उसी के रूप में, उसकी याद के रूप में या उसके उत्साह के रूप में लोग क्या कहते हैं? डंडे में झंडी बांधकर उत्सव मनाते हैं, उसी को कहते हैं गुड़ी पड़वा। और हमारा जो संवत्सर है, साल, एक तो अंग्रेजी साल है जिसको कहते हैं ईसवी सन। क्या कहते हैं? एक सन होता है ये ईसवी सन। ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह से शुरू होता है। ठीक है, ये ईसवी सन है। जो हमारा अभी कौन सा ईसवी सन चल रहा है? 2025। लेकिन हमारे यहाँ जो भारतीय संवत है उनमें होता है विक्रम संवत। क्या? विक्रम संवत। ये किसने, अभी जिसका नाम लेंगे वो बताएगा। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? अच्छा बताएंगे, अर्पिता बताओगी क्या? बताओ। सम्राट विक्रमादित्य। एक मिनट। सम्राट विक्रमादित्य ने इस संवत की शुरुआत किस उपलक्ष्य में की थी? आराध्या। सर, आक्रमणकारी शक राजाओं पर अपनी विजय पाने पर। ठीक है, देखिए अगर आपको थोड़ा भी बनता है तो जैसा बनता है वैसा बताइए। तुरंत किताब में देखना मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। और आपने क्या पढ़ा है? हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हमारा बल वैसे ही आधा कर देती, बैठिए, वैसे ही आधा कर देती है। और हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हमारा बल दूना हो जाता है। ठीक है। लेकिन तो इस ये आदत आप लोगों में है, इसको छोड़िए। किताब सामने है, उत्तर थोड़ा बहुत जैसा मालूम है ना उसको आप वैसा ही बताइए। समझ गए? जो गलत होगा वो दूसरे बच्चे जोड़ देंगे, जो कमी होगी वो हम बता देंगे, तो आपकी वो बात पक्की हो जाएगी और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ मुझसे इतना बन रहा था। अभी आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं हुआ कि आपसे बन रहा था। आप जानते हैं कि आपसे नहीं बन रहा था, आपने देख के बताया है, लेकिन हो सकता है आपसे इसका उत्तर कुछ कुछ बन रहा था। तो इससे आपका, जब भी पूछते हैं ना और आप किताब सामने देख कर बताते हो, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान है। हमेशा नुकसान होता है, हमेशा आप आत्महीन रहे आएंगे इस तरह में। और जब आपके सामने किताब नहीं होगी तब आप बता नहीं पाएंगे। तो बिना किताब के बताने की आदत यहीं से डालिए। इस बात को गंभीरता से लीजिए, अन्यथा ये नुकसान। आपने पाठ भी पढ़ा है, आत्मविश्वास का पढ़ा है ना, वो ऐसे थोड़ी लिख दिया गया है बेटा। चलिए, तो विक्रमादित्य ने शक राजाओं पर विजय प्राप्त की थी और उस विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की। लेकिन आप जानते हैं शक संवत भी चलता है अपने यहाँ। अच्छा, विक्रम संवत कब है जानते हो? विक्रम संवत कब शुरू हुआ, मतलब किस समय शुरू हुआ? ये हाँ,
श्री ओम बताइए, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? बताओ, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? सन 57 है सन 57 सन 57। आराध्या बताएंगी, बताओ। सर आज से 57 वर्ष पूर्व। आज से 57 वर्ष पूर्व। सरोज मिश्रा बताइए। सर सन 57 में। सन 57 में? ऐसा नहीं है। कोई बताएगा क्या और सही करेगा? कोई करेक्ट करेगा, इसको ठीक करेगा कोई? वंशिका शुक्ला। सन 57 में। चलिए, विक्रम संवत की शुरुआत ईसवी सन के 57 वर्ष पहले शुरू हुई थी। आज से 57 वर्ष पहले नहीं, सन 57 में भी नहीं। जब ये ईसवी सन शुरू हुआ था ना, ईसवी सन 1 जब शुरू हुआ, उसके 57 वर्ष पहले। समझ गए? बैठिए। फिर शक संवत भी शुरू हुआ। हमारे यहाँ ये भी चलता है। शक विदेशी राजा थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उज्जैन पर जब आक्रमण किया तो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने उनको पराजित कर दिया और उन पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की। ठीक है। अब एक संवत होता है हिजरी संवत। चलिए, प्रत्यय तो आप लोगों को ये बता चुके हैं हम, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या होता है। ठीक है। प्रत्यय किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसका जो अर्थ बदल दो उसे प्रत्यय कहते हैं। हाँ, चलिए, वंशिका शुक्ला ने बताया। हाँ, अभिषेक बताएंगे, बताइए। किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? शिवांशु यादव। शिवांशु यादव, बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। हाँ, श्री ओम। सर ऐसा शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। हाँ, यहाँ और कौन बताने के लिए बोल रहे थे? अर्पिता बताइए। किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। आराध्या, पावनी बताओ। सर किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आराध्या बताइए। सर प्रत्यय उसे कहते हैं किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दो उसे प्रत्यय कहते हैं। बैठिए। वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है वह प्रत्यय कहलाता है। आज हम एक खास तरह के प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रत्यय को कहते हैं इक प्रत्यय। क्या? आप लोगों को पहले ही बताया है। इक प्रत्यय जब लगते, देखो अपन ने धनी में जोड़ा था ना, तो शुरू के धा में कुछ बदलाव नहीं हुआ। धन धन और ई तो धनी हो गया। गुरु में जोड़ेंगे ऐसे, क्या? गुरु में त्वा जोड़ा, क्या बन जाएगा? गुरुत्व। क्या? गुरुत्व बन गया। कोई बदलाव नहीं हुआ ना, ये था और इसमें इसी तरह जुड़ गया है। जुड़ गया कि नहीं? लेकिन जब इक जुड़ता है तो पूरे शब्द की संरचना को भी बदल देता है। समझ गए? जैसे ये इक प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो उसके पहले अक्षर के स्वर को बदलता है। क्या करता है? अब हर अक्षर में, हर वर्ण में स्वर शामिल रहता है ना। कैसे शामिल रहता है? अगर लिखा है की, देखो ये की मत लिखा है,
पहला वर्ण क्या है? तो पहला वर्ण का है ना, इसमें स्वर कौन सा शामिल है? ई। अगर का लिखा होता तो आ शामिल होता, तो वो ई के प्रत्यय जुड़कर इसी में बदलाव करता है। जुड़ता तो आखिरी में है, लेकिन बदलाव पहले वर्ण के स्वर में करता है। तो कैसे बदलता है? यदि आ है और आ, तो इसको आ में बदल देते, यानी इसको ऐसे कहो कि ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में बदल देता है। किसमें? ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में बदल देता है, और ह्रस्व आ को, ह्रस्व स्वर में भी नहीं, ह्रस्व आ को दीर्घ आ में बदल देता है। अगर ई और ई लिखा है तो क्या बनेगा उसको? देखो, ई और ई को ए में बदल देता है। इसमें? और ऊ को औ में बदल देता है। हाँ ठीक है, सामने आ जाओ। ई और ई आता है तो उसको ए में बदल देता है, और ऊ आता है तो उसको औ में बदल देता है। कैसे? देखो, अभी अपन ने देखा समाज, क्या है? समाज लिखा है। समाज में जब इक जुड़ता है तो ये बन जाएगा क्या? हमने क्या कहा? सा। आया रहा है कि नहीं? तो ये दीर्घ में बदले तो क्या बन जाएगा? नहीं, जब इसमें ये ह्रस्व है ना, अगर ये दीर्घ आ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? सा का बन जाएगा सा। सा का क्या बन जाएगा? सा। और फिर वही है सामाजिक। ठीक है, देखो, अगर ये लिखा हो परिवार, क्या? और इसमें एक जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? नहीं, पा, ये ह्रस्व का आ बन जाएगा ना, पारिवारिक। पहला वाला वर्ण देखना है, क्या बन जाएगा? पारिवारिक। ठीक है, ये तो हुआ ह्रस्व आ वाला। अगर ई है तो ई में अगर देखो, अगर लिखा है नीति, क्या लिखा है? नीति। और इसमें एक जुड़ेगा तो हमने क्या बताया है? नैतिक। हाँ, ई का ए बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? नैतिक। नैतिक। इसीलिए राजनीति लिखा हो तो राजनैतिक हो जाता है। राजनीति में अगर एक जुड़ा हो तो राजनैतिक हो जाता है ना। अब एक शब्द ऐसे आएगा, अगर व्यापार लिखा है, क्या? कंफ्यूज ना हो। और व्यापार में एक जोड़े क्या बन जाएगा? व्यापार। इसमें पहले से ही दीर्घ है तो कोई चेंज नहीं होगा, सीधे व्यापारिक बन जाएगा। इस तरह ऊ और ऊ, तो अगर लिखा हो उद्योग, क्या लिखा हो? उद्योग। उद्योग, तो हमने ऊ का क्या बन जाएगा? औ। तो औ ये इक जोड़ रहे हैं ना। हाँ, औद्योगिक। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना? तो अब अपनी भाषा भारती से इसमें कुछ और उदाहरण दिए हैं आपके, जैसे इतिहास, तो ई का ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हाँ, इक जुड़ने पर ऐतिहासिक बन जाएगा। पुराण का पौराणिक, भूगोल का भौगोलिक। अब पेज नंबर निकालिए 110। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, इनको आप इनमें एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। पेज नंबर 110, एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। हाँ, कर सकती हैं। शब्द तो लिखा हुआ है, उसमें धन इक लगेंगे। क्या लिखेंगे? धन इक बराबर, आपने इक नहीं जोड़ा यहाँ, ये यहाँ पर धन इक भी कर लीजिए, है ना, बराबर लगा लो। हाँ, ये ठीक है, कीजिए। इसमें इसको क्यों नहीं किए? हाँ ठीक, चलो उसी करो।
सर ऐसे लिख दीजिए तो यहाँ पे कर दूँ यहाँ पे। अरे यहीं धन इक कर लेना था ना। चलो ठीक है, यहाँ पर धन इक लगा लो, बस हो गया। यहाँ पर ये धन इक करके बराबर लगा दो। धन पूरा अपने इंक से बनाओ अपने। हाँ ऐसा, चलिए ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सर यहाँ पे एक लगा। चलो ठीक है, आगे करो, कोई बात नहीं, कर लीजिए वैसे कर लीजिए। तो वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा उसमें, साहित्यिक हो जाएगा। हमने व्यापार में बताया ना, व्यापार धनिक तो व्यापारिक हो जाएगा। पहले से दीर्घ है तो अब वहाँ कुछ नहीं बदलेगा, व्यापारिक हो जाएगा। ये उदाहरण है तो इसीलिए दिया था हमने। मूल तो हमने क्या बताया था, यदि पहले वर्ण में उ या उ हो तो वो औ बन जाता है।